360 में। जी धन्यवाद। क्योंकि सर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है, तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और अब बात आती है उन सभी योजनाओं की जिनके नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के द्वारा तमाम दावे किए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हमारी सरकार हितैषी है, लेकिन किसान आंदोलन को ये सरकार इग्नोर करती है। इसको कोई झुटला नहीं सकता है। किसान आंदोलन में कई सारे किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, कई किसानों को फांसी तक पर झूलना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके कोई ऐसी योजना सामने नहीं आई जिस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो। क्या लगता है सर? जी तो वो तो उनका काम है, बोलना है और चुनाव के बाद ये बोलना है कि जुमला था 2022 में कर देंगे, 2029 में कर देंगे, 2036 में कर देंगे, 2047 में कर देंगे, और अब तो कभी कभी बात बोल देते हैं कि 1000 साल बाद भारत ऐसा होगा। तो जनता को समझना चाहिए कि चलिए ठीक है, एक बार भेड़िया आया सुन लिया, दूसरी बार सुन लिया, अब ये तीसरी बार है। अब हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों पर टैक्स नहीं लगते थे। अब नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की सरकार है तो 28% किसानों पर टैक्स लग रहा है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, खाद हो, बीज हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, जितने भी उनके जो रॉ मटेरियल जो जरूरत पड़ती है खेती के लिए, उस सब पर टैक्स लग रहा है। किसी पर 12%, किसी पर 28%, किसी पर 18%, और उसके बाद कहते हैं हम किसानों की आय डबल करेंगे 2022 तक। आय डबल से मतलब था कि जो उनकी लागत है, मान के चलिए प्रति एकड़ लागत आ रही है 50,000 रुपए, तो प्रति एकड़ जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो 1 लाख रुपए में बिकेगा यदि इन्वेस्टमेंट 50,000 का है। राम जी, अगर बात की जाए यहाँ पर तो कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड जरूर किए गए हैं जिनसे किसानों को फायदा हो सकता है, लेकिन सर कई ऐसे किसान हैं जिन्हें अभी भी एमएसपी का मतलब ही नहीं पता। जब जनता तक आपकी योजना ही नहीं पहुंच रही है तो फिर फायदा कैसे मिलेगा? तो ये तो और बड़ा दुर्भाग्य है कि यदि किसानों को एमएसपी के बारे में नहीं पता है तो ये तो फिर मोदी सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर है। आज देखिए, जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, कई कंपनियां तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उससे दुगना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना रेट पर भी अपने माल को बेच देते हैं। 2.5 लाख की घड़ियां आती हैं, हमारे देश के विश्व गुरु उनको पहनते हैं, 25-25 लाख की घड़ियां पहनती हैं, तो इनके जो प्रॉफिट होते हैं 100 गुना होते हैं। लेकिन किसान का प्रॉफिट डबल क्यों नहीं है? तो एमएसपी का मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा मतलब यह है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कम से कम उसका डबल मिलना चाहिए। और ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है, मोदी सरकार ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन भारत रत्न जिस बात पर उनको मिला है उस बात को तो लागू कर दीजिए। भाई, उन्होंने जो एमएसपी कानून बनाया था, विशेषकर यही कानून था कि किसान की जो लागत है उससे कम दुगना, 1.5 गुना, 3 गुना उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। और किसानों की इसके साथ साथ कई अन्य समस्याएं हैं, जैसे बिजली बहुत ज्यादा महंगी है, सिंचाई के जो साधन है वो ज्यादा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जो 2014 तक थे उतनी ही डैम तब थे, उतनी ही नहरें तब थी, उतने ही तालाब तब थे। हमने मनरेगा स्कीम लाए, मनरेगा स्कीम के माध्यम से हमने कोशिश की कि गांव में और ज्यादा काम हो, और जो खेती होती है, खेती में जो मजदूर काम करते हैं, किसानी करते हैं, उसमें से करीब 100 दिन एक ऐसा रहता है कि जब श्रमिक को काम नहीं मिलता है, तो हम मनरेगा स्कीम लाए जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके, लोग, हमारे गरीब जो श्रमिक है, मजदूर हैं, वो घर ना बैठे रहे। उसका भी इन्होंने विरोध किया। उस मनरेगा स्कीम को पहले तो कहा था कि एक तरह से इसको बंद कर देंगे, अब उसमें भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया है। तो अब देखिए, जीएसटी मुक्त कांग्रेस ने कहा हमारी सरकार आएगी तो किसानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी हम देंगे। और हमने एमएसपी शुरू किया, राजीव गांधी जी की सरकार थी, 1986 में हमने एमएसपी देना शुरू किया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने, जब किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन करीब 1 साल से ज्यादा चला था, 700 करीब किसान
शहीद हो गए थे, मोदी जी दिल्ली में ही उन्हीं किसानों से मिलने, मोदी जी के घर के द्वार पर वो पड़े रहे, लेकिन मिलने नहीं गए। लेकिन मोदी जी और उनके लोगों ने उनको क्या कहा, ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, उनको आपस में बांटने की कोशिश की कि ये तो पंजाबी हैं, ये हरियाणा के हैं, ये तो यूपी के जाट हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के यादव हैं, ये तो राजस्थान के गुर्जर हैं। मतलब उनको उन्होंने उनमें भी बांटने का काम किया था कि ये प्रदेश और जाति के हिसाब से किसान बट जाएं तो किसान आंदोलन ना खड़ा हो पाए। लेकिन किसान बहुत मजबूत थे। मोदी सरकार ने उनके रास्ते में कीलें गाड़ दी, पता नहीं क्या क्या किया, उनकी बिजली काट दी, उनका राशन खाने तक का उन तक नहीं पहुंचने दिया। और यदि कोई किसान जीन्स टी शर्ट में दिख गया तो फिर बोले ये किसान कैसा, मतलब आज का किसान जीन्स टी शर्ट नहीं पहन सकता है। इनके हिसाब से आज का किसान भी वही फटी बनियान पहनेगा तो वो किसान माना जाएगा। तो किसानों के लिए ये केवल बातें करते हैं। अब जैसे किसान सम्मान निधि की बात आती है, साल भर नहीं देंगे, जिस दिन वोटिंग होगी उसके एक दिन पहले उसके खाते में पैसा डालेंगे जिससे वोट मिल जाए, केवल वोट के लिए। और कितना कितना पैसा, 6,000 रुपए। एक किसान परिवार में 6 सदस्य हैं तो एक सदस्य को 1,000 रुपए, मतलब महीने का 70-80 रुपए, 70-80 रुपए एक महीने का, मतलब 3-4 रुपए प्रतिदिन का। यदि 3 रुपए किसी को, 4 रुपए किसी को प्रतिदिन दिए जाएं तो उससे क्या उसको महंगाई से कुछ फर्क पड़ेगा? अरे एक महीने में एक सिलेंडर लगता है तो 400 का सिलेंडर 1,200 रुपए का आपने कर दिया। वो तो किसान सम्मान निधि तो उसकी एक सिलेंडर में ही चली गई है। तो अब जो किसान है और जो देश की जनता है वो समझ रही है सारी बातों को कि 10 साल से हमें केवल भ्रमित किया जा रहा है, हमें इधर उधर की विश्व स्तर की और ब्रह्मांड स्तर की बातें हमें फालतू की बताई जा रही। हमारी जो बेसिक समस्या है, पानी की है, बिजली की है, हमारे माल को बेचने की। आप सबसे बड़ी बात देखिए, वैसे महंगाई रहेगी लेकिन किसान का प्रोडक्शन जब आता है, जैसे किसान ने टमाटर की खेती की, टमाटर बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन जब उसका प्रोडक्शन पीक पर आता है तो टमाटर इतना सस्ता कर दिया जाता है कि किसान को रोड पर फेंकना पड़ता है। ये सरकार की इस तरह से प्लानिंग चल रही है और किसानों को फिर आत्महत्या करना पड़ती है। तो कम से कम इस तरह की पॉलिसी तो बनाए कि किसान का जब प्रोडक्शन आ रहा है तब उसके जो रेट है वो ठीक ठाक बने रहे, उसको रोड पर अपना प्रोडक्ट जो है वो फेंकना पड़ता है। तो पॉलिसी बहुत खराब है। उस समय आयात निर्यात में परिवर्तन कर दिए जाते हैं, जब किसान की फसल आती है तो सीधा सीधा सा किसान को हर तरह से चोट पहुंचाई जा रही है। इसलिए प्रति घंटे, ज्यादा नहीं, प्रति घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आत्महत्या बोलना तो बड़ा आसान काम होता है, आत्महत्या इंसान कब करता है? जब चारों तरफ से हताश हो जाता है, अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख पाता है गरीबी के कारण, उसके बच्चे जब भूखे सोते हैं तो वो नहीं देख पाता है, मतलब उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मजबूरी में वो आत्महत्या करता है। उसके बाद बीजेपी के जो लोग हैं वो उस आत्महत्या को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं और उन किसानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा से किसानों के लिए किया। आज देश में जितने भी बांध है आप देख लीजिए, कांग्रेस सरकारों ने बनाए, चाहे वो भाखड़ा डांगल बांध हो या मध्य प्रदेश में हो या देश में या जितनी भी नहरें, आपने नहीं देखा होगा कि 10 सालों में कोई नया बांध बना हो, कोई नई नहर बनी हो या नए सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध कराए गए। तो कांग्रेस ने किसानों के लिए पहले भी किया है, अभी भी हमारे घोषणा पत्र में किसानों के लिए एमएसपी है, जीएसटी मुक्त खेती है। और किसान परिवारों के बच्चे ज्यादातर सेना में जाते थे, कांग्रेस ने 15 लाख सैनिक बनाए, उसमें से ज्यादातर किसान परिवारों के थे। तो वो सैनिक भी अपने परिवार में कुछ योगदान देते थे, आज उनकी नौकरी 4 साल की कर दी है, उनको भी, उनके बच्चों को भी बेरोजगार कर दिया है। जो किसानों के बच्चे जो आर्मी में जाते थे, एयरफोर्स में जाते थे, नेवी में जाते थे, उनका कुछ सहारा बनते थे, वहां से सहारा उनको मिलता था, तो उस सहारों को भी काट दिया। वो 4 साल की नौकरी के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे कार्यालय में आकर चौकीदार बन जाइए। तो ये चाहे किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, सबका अपमान कर रहे हैं और जनता अब सबक सिखा रही है। ये परेशान है, अपने मंत्रियों को धमकी दे रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाइए, और मंत्रियों को धमकी देने का मतलब ही ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कह रहे हैं कि यदि मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा तो मंत्री पद से हटा दिए जाओगे। अब बताइए अमित शाह जी के पास क्या पावर है उनको मंत्री पद से हटाने की? न तो ये मुख्यमंत्री है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन फिर भी धमकी दिए जा रहे हैं। तानाशाही से भी जनता परेशान है, सबक सिखा रही है जनता। अगर बात की जाए इन सभी योजनाओं की, तो इसमें हम देखते हैं सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसमें जैसा कि आपने शुरू में ही जिक्र किया था बिचौलियों का,
तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर एक मूल्य जो निर्धारित किया जाना था पहले, उसमें कमी देखी गई कि मार्केट प्राइस जो है उससे बहुत कम प्राइस में खरीदी जा रही है फसल किसानों से। दूसरी चीज, बिचौलियों से बचाने का जो बात कही गई थी वो भी यहाँ पर नकारा साबित होती है। किसानों में नाराजगी सबसे बड़ी देखने को इसी चीज की वजह से मिली कि जब किसान बात करने के लिए जाते हैं तो सरकार बात तक नहीं करती है। जब इस तरीके का रवैया किसानों के साथ रहेगा तो लाजिम सी बात है कि किसान ऐसी सरकार, ऐसी नीति को क्यों बढ़ाएंगे आगे। और ये सही भी है क्योंकि किसानों के पक्ष में अभी तक अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी योजना पूरी तरह से खरी साबित नहीं हुई है, चाहे फिर हम किसान सम्मान निधि की ही बात क्यों ना कर लें। देखिए, किसानों की जब फसल आती है तो किसानों के पास गांव में उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, कई एकड़ में उनकी जमीन होती है, छोटे किसान ज्यादा हैं, तो जो भी उनकी फसल होती है उनके पास इतने साधन नहीं होते हैं कि वो उसको रख सके। कुछ भी, और कुछ फसलें तो खराब हो जाती है, रख भी नहीं सकते हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, फल हैं, इनको ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, इनके लिए तो कोल्ड स्टोर की जरूरत होती है। तो अल्टीमेट उनको अपनी फसलों को बेचना पड़ता है। जब वो फसल बेचते हैं तब जो बड़े व्यापारी हैं, जिनका हम कहते हैं कि मोदी जी केवल उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, वो उस समय फसल नहीं खरीदते हैं, भले ही उनके गोदाम खाली पड़े रहें। निर्यात उस समय भारत सरकार द्वारा बंद किया जाता है। जब निर्यात नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि उस फसल की भरमार हो जाएगी हिंदुस्तान में, और जब भरमार हो जाएगी तो उसके दाम, जो चीज 40 रुपए किलो है वो 4 रुपए किलो तक आ जाएगी। तो किसान को सीधा सा नुकसान हो रहा है। जब किसान नुकसान देखता है तो फिर जो बिचौलिए हैं, या हम कहें जिन बड़े हम व्यापारी जो मोदी जी इनको संरक्षण देते हैं, उनको फिर मौका मिलता है कि अब जो 40 रुपए में किलो जो चीज मिल रही है वो अब हम 4 रुपए किलो में खरीद सकते हैं। और एक महीने में वो 4 रुपए किलो में खरीदते हैं, अपने गोदामों को भर लेते हैं, किसान की सारी फसल बिक जाती है, और एक महीने बाद वो 4 रुपए किलो की चीज वो 40 रुपए किलो हो जाती है, और उसके बाद फिर उसका निर्यात भी शुरू हो जाता है और देश में भी बंटने लगता है। तो जनता तो महंगाई झेल रही है, जनता को वो 4 रुपए किलो की चीज 4 रुपए में नहीं मिल पाई है। जनता फिर भी त्रस्त है, देश की 140 करोड़ रुपए जनता, लेकिन फायदा किसका हुआ है? जो बड़े उद्योगपति हैं। और किसान आंदोलन उसी के विरोध में था कि केवल जो मोदी जी के खास मित्र हैं, मोदी जी इनके हवाई जहाज में चलते हैं, पूरे देश में केवल उनके गोदाम बन रहे हैं, केवल वही खरीदेंगे, वही आयात करेंगे, वही निर्यात करेंगे। मतलब वो सारे किसानों के ऊपर एक बड़ा किसान थोप दिया जा रहा था कि कमाओ और सारा इनको आप मोदी जी के जो मित्र हैं उनको दे दो। तो किसानों को केवल दिखावा किया जाता है कि एक आदमी तो 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाएगा और आप 2500 रुपए प्रतिदिन कमाने लायक भी नहीं रहोगे। तो ये जो गैप है, तो कांग्रेस ने यही कहा कि हम इस गैप को खत्म करेंगे, इस गैप को हम बराबर करने का काम करेंगे। और वहीं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा झूठा प्रचारित किया कि गरीबों की जमीन ले ली जाएगी। बात चल रही थी कि उद्योगपतियों को जो उल्टी सीधी उनकी कमाई हो रही है, नंबर 2 के माध्यम से कमाई हो रही है, चंदे का धंधा किया जा रहा है, और ये बड़े उद्योगपतियों ने, ये सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नंबर 2 में पैसा दिया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है कि ये व्यवस्था असंवैधानिक है, उनसे चंदा लिया गया। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहती है कि एक समानता बनी रहे, जो अमीरी गरीबी का जो एक भयानक जो गैप है, इस गैप पांडे को जी कम जुड़े किया हुए जाए। थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इस योजना की बात की जाए, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें या फिर हम पीएम आशा ही की क्यों ना बात करें, दोनों ही योजनाएं जरूर किसानों के फायदे के लिए लाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इसमें कोई